27 मार्च 2026 ये वो तारीख थी जब ईरान संकट एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से कुछ भी हो सकता था। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि उस एक दिन में आखिर चल क्या रहा था। तो देखिए, संघर्ष का ये 28वां दिन था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आता है कि शांति वार्ता सही दिशा में है। वो ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमलों की रोक को 10 दिन के लिए और बढ़ा देते हैं। सुनने में तो सब अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन ठीक उसी वक्त जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। इजराइल की सेना तेहरान के दिल में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमले कर रही थी। तो एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ ये हमले, ये एक ऐसा विरोधाभास था जो शांति की किसी भी उम्मीद को कमजोर कर रहा था। और ये खाई सिर्फ जमीन पर नहीं, कूटनीतिक स्तर पर भी साफ दिख रही थी। अमेरिका जहां कह रहा था कि बातचीत में प्रगति हो रही है, वहीं ईरान अमेरिकी प्रस्ताव को एक तरफा और अनुचित बताकर खुलेआम खारिज कर रहा था। मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे से कोसों दूर थे। अब ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं थी। इसकी आग धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रही थी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खुद खाड़ी के कई देशों में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली। इससे ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि ये अब एक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले चुका था। मिसाल के तौर पर कुवैत के बड़े कमर्शियल बंदरगाहों पर ड्रोन से हमले हुए। यूएई में हमलों को रोका तो गया, लेकिन मलबे की चपेट में आकर 2 आम नागरिकों की जान चली गई। और लेबनान में तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई थी। मतलब हिंसा हर तरफ फैल रही थी। और जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर कोई जंग होती है तो उसकी कीमत सिर्फ उस इलाके को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है, खासकर आर्थिक तौर पर। कच्चे तेल की कीमतों को ही देख लीजिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $114 प्रति बैरल के भी पार चला गया। इसने पूरी दुनिया के बाजारों में एक तरह से हड़कंप मचा दिया। दुनिया भर की सरकारें इससे निपटने के लिए हाथ पैर मार रही थीं। भारत को ईंधन पर टैक्स घटाना पड़ा, श्रीलंका में तो पेट्रोल जमा करने वालों को जेल में डाला जाने लगा, और पाकिस्तान ने ऊर्जा बचाने के लिए हफ्ते में काम के दिन ही 4 कर दिए। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रमुख ने साफ साफ चेतावनी दी, अगर ये संघर्ष जारी रहा तो दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी और इसका असर हम सब की जेब पर पड़ना तय था। लेकिन ये जंग सिर्फ जमीन पर या अर्थव्यवस्था में ही नहीं लड़ी जा रही थी। एक और मोर्चा था जो अदृश्य था, साइबर स्पेस का। सोचिए, मार्च के अंत तक ईरान में 27 से भी ज्यादा दिनों से इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद था। देश की कनेक्टिविटी सिर्फ 1 से 4% के बीच थी। मतलब ईरान एक तरह से बाकी दुनिया से कट चुका था। और इसी ब्लैकआउट के बीच एक्सपर्ट्स एक और ज्यादा खतरनाक हमले को लेकर चेता रहे थे, वाइपर अटैक। ये कोई आम हैकिंग नहीं है। इसका मकसद डेटा चुराना नहीं, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना, तबाह कर देना होता है। इस साइबर जंग में दर्जनों हैक्टिविस्ट ग्रुप शामिल थे। हैंडाला हैक और साइबर इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे ग्रुप्स ने इजरायली डिफेंस सिस्टम से लेकर जॉर्डन के फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज को निशाना बनाया। और सिर्फ सरकार से जुड़े ग्रुप ही नहीं, आम अपराधी भी संकट का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने संघर्ष के नाम पर हजारों फर्जी वेबसाइटें बना डाली ताकि लोगों से पैसे और उनकी पर्सनल जानकारी चोरी कर सकें। और अब आते हैं इस पूरे संघर्ष के केंद्र में मौजूद सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। 2025 और 2026 में हुए लगातार अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की अब असल स्थिति क्या है। क्या वो तबाह हो चुका है? जो आकलन सामने आ रहा था वो ये था कि कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। कई अहम ठिकाने जो जमीन के बहुत नीचे बने थे वो शायद बच गए थे। ईरान फिर से अपने कार्यक्रम को खड़ा करने और उसे और मजबूत बनाने में लगा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी, जंग शुरू होने से पहले ईरान के पास जो लगभग 400 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था, जो हथियार बनाने के बहुत करीब होता है, उसका अब अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों के पास कोई हिसाब नहीं था। वो कहाँ है, किसी को नहीं पता। इस बाहरी सैन्य दबाव का असर ईरान के अंदर भी हो रहा था। वहां जो कट्टरपंथी आवाजें थीं, वो अब और जोर शोर से परमाणु हथियार बनाने की वकालत करने लगी थीं। तो हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि नुकसान तो हुआ, पर प्रोग्राम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। तो क्या अब ईरान एक परमाणु बम बनाने की राह पर चलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस संघर्ष का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का भविष्य तय करेगा।